बीरबल और तीन कंगाल लेकिन चालाक भिखारी। जब दरबार में मच गया हंगामा। एक दिन सुबह सुबह अकबर के महल के बाहर तीन भिखारी आपस में झगड़ रहे थे। तीनों के कपड़े फटे हुए, बाल उलझे, पर बातों में ऐसा अकड़ था मानो खुद किसी राज्य के मालिक हों। पहला बोला, मैं सबसे बड़ा भिखारी हूं, क्योंकि मैं सिर्फ बादशाह से ही भीख मांगता हूं। दूसरा बोला, तू तो नौसिखिया है, मैं तो दूसरों से भीख मांगता ही नहीं, बस लोगों को अपने शब्दों से मजबूर कर देता हूं देने के लिए। तीसरा बोला, दोनों ही मूर्ख हो, असली भीख वो है जो बिना मांगे मिले, और मैं वो कला जानता हूं। उनका ये हंगामा इतना बढ़ा कि दरबार तक खबर पहुंच गई। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज का दिन मनोरंजन भरा रहेगा। बीरबल, इन्हें दरबार में बुलाओ। तीनों दरबार में ऐसे घुसे जैसे किसी नाटक के नायक हो। पहला भिखारी झुककर बोला, हुजूर, मैं राज भिखारी हूं। दूसरा बोला, मैं बुद्धि भिखारी हूं। तीसरा बोला, और मैं भाग्य भिखारी हूं। अकबर हंस पड़े, वाह, अब तो लग रहा है हमारा दरबार तीन भिखारियों की प्रतियोगिता कराने वाला है। बताओ, तुम में सबसे बड़ा कौन है? पहला बोला, जो बादशाह से भीख मांगता है, उससे बड़ा कौन? दूसरा बोला, जो बिना झुके लोगों से लेता है, वही सच्चा भिखारी। तीसरा बोला, जो बिना कुछ कहे सब कुछ पाले, वही श्रेष्ठ है। अकबर ने कहा, तो चलो तय करते हैं कि असली चालाक कौन है। बीरबल, इन्हें आजमाने का कोई तरीका सोचो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मैं इन तीनों को तीन अलग अलग काम दूंगा। जो सबसे समझदारी से करेगा, वही सबसे चालाक भिखारी कहलाएगा। अकबर ने सिर हिलाया, मंजूर है। बीरबल ने तीनों की ओर देखा और कहा, पहले तुम तीनों को एक एक तांबे का सिक्का मिलेगा। अब तुम्हें शाम तक ऐसा कुछ लाकर देना है जिससे बादशाह खुश हो जाए। तीनों भिखारी निकल पड़े, पर तीनों के दिमाग में अलग चालें थी। राज भिखारी ने सोचा, बादशाह को खुश करने का सबसे आसान तरीका है उनकी तारीफ करना। वो सिक्का लेकर बाजार गया और एक कागज पर लिखवाया, जहां अकबर की छाया पड़ जाए, वहां सूरज भी रुक जाता है। वो शाम को उसी कागज को सुनहरे फ्रेम में डालकर दरबार पहुंचा। अकबर मुस्कराए, वाह, सुंदर है, पर यह तो चापलूसी लगती है। बीरबल ने कहा, हुजूर, अभी बाकी दो की वस्तुएं भी देखिए। दूसरा भिखारी बड़ा बातूनी था। उसने सिक्के से एक मिट्टी का प्याला खरीदा। दरबार में आकर बोला, जहां बुद्धि हो, वहां सोना भी झुकता है। ये प्याला प्रतीक है उस खाली दिमाग का जिसमें नए विचार आते हैं। बीरबल मुस्कराए, तो तुम्हारा मतलब है कि बादशाह का दिमाग खाली है? भिखारी घबरा गया, नहीं महाराज, मेरा मतलब है कि उनका दिमाग खुला है। दरबार में ठहाके गूंज उठे। अकबर बोले, ठीक है, अब तीसरे की वस्तु देखें। तीसरा भिखारी दिन भर कुछ न लाया। जब शाम हुई तो खाली हाथ आ गया। अकबर बोले, क्या हुआ, तेरा सिक्का कहाँ गया? वो बोला, हुजूर, मैं नदी किनारे बैठा सोच रहा था कि क्या लाऊं। तभी एक बुजुर्ग महिला आई और बोली, बेटा, मैं भूखी हूं। मैंने अपना सिक्का उसे दे दिया। उसने बदले में मुझे ये आशीर्वाद दिया कि मैं आज कुछ भी मांगू वो मिल जाए। बीरबल ने कहा, तो अब क्या मांगता है तू? भिखारी बोला, मैं मांगता हूं कि मुझे हमेशा अकबर का दरबार देखने को मिले, ताकि मैं सीखता रहूं। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर बोले, वाह, तू तो असली भाग्य भिखारी निकला। पर बीरबल मुस्कराए, हुजूर, असली चालाकी तो अभी बाकी है। ये तो केवल पहला चरण था। अकबर बोले, तो दूसरा क्या होगा? बीरबल ने कहा, तीनों को अब रात भर महल के एक हिस्से में रखा जाएगा। सुबह देखेंगे कि कौन सबसे अलग तरीका अपनाता है अपने पेट भरने का। तीनों भिखारी महल के पिछवाड़े ठहराए गए, जहां सिर्फ थोड़ा सा सूखा अनाज रखा था। रात भर तीनों ने अपनी अपनी चालें चली। पहला भिखारी राजा की तरह बोला, हम अकबर के मेहमान हैं,
तो हमें सेवा मिलेगी ही। वो सेवक से बोला, जा बादशाह को बोल कि राज भिखारी भूखा है। सेवक हंसते हुए चला गया और उसकी शिकायत पहुंची बीरबल तक। दूसरा भिखारी बुद्धि लगाने लगा। उसने एक दिया जलाया और कहा, जो अंधेरे को रोशन करे उसे भूख नहीं सताती। वो ध्यान करने लगा, पर थोड़ी देर बाद खर्राटे मारने लगा। तीसरा भिखारी चुपचाप महल की सफाई करने लगा। उसने अनाज को झाड़कर जगह साफ की और देखा नीचे कुछ दाने बचे थे। वो दाने उसने पका लिए और पेट भर लिया। सुबह बीरबल पहुंचे। पहला भिखारी अब भी सेवकों से नाराज था। दूसरा ध्यान में था लेकिन भूख से बेहाल। तीसरा मुस्कुराते हुए सफाई कर रहा था। बीरबल बोले, राज भिखारी, तू क्या कर रहा था? वो बोला, इंतजार कर रहा था कि कोई मुझे भोजन दे। और तू, बुद्धि भिखारी? वो बोला, ध्यान में था लेकिन भूख ने ध्यान ही भटका दिया। और तू, भाग्य भिखारी? वो बोला, हुजूर, भाग्य तब साथ देता है जब कर्म किया जाए, इसलिए मैंने सफाई की और उसी में भोजन मिल गया। अकबर ने ताली बजाई। वाह, ये तो असली समझदारी है। बीरबल ने कहा, हुजूर, तीनों ने कुछ न कुछ सीखा है। पहला झूठे सम्मान में फंस गया, दूसरा अपने विचारों में, पर तीसरा कर्म में। अकबर बोले, तो असली विजेता कौन? बीरबल मुस्कराए, भाग्य भिखारी, क्योंकि उसने भाग्य को मेहनत से जोड़ा। अकबर ने उसे दरबार का सेवक बना लिया और कहा, अब तुझे कभी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। बाकी दो भिखारी बोले, हमें भी कोई सबक? बीरबल बोले, जरूर, एक सीख ले लो। जो सिर्फ बोलता है वो सुनता नहीं, जो सिर्फ मांगता है वो पाता नहीं, जो कर्म करता है वही भाग्य बनाता है। जब तीनों जा रहे थे, पहला भिखारी दूसरे से बोला, चलो, आज तो कम से कम बीरबल ने हमें सिखा दिया कि भीख मांगने से ज्यादा अक्ल मांगनी चाहिए। तीसरा हंसते हुए बोला, और अक्ल से ज्यादा जरूरी है काम करना, वरना अक्ल भी भूखी रह जाती है। दरबार में सब ठाके लगाने लगे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, ये तीन भिखारी आज हमें याद दिला गए कि किस्मत दरवाजे पर तभी दस्तक देती है जब हाथ कर्म से व्यस्त हो। अकबर ने कहा, बीरबल, आज भी तू जीत गया। और पूरा दरबार हंसी और ताली से गूंज उठा। सीख, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करते हैं। सिर्फ चालाकी या बातों से जीवन नहीं चलता, मेहनत और सच्चे इरादे ही असली दौलत है। बीरबल और तीन चालाक साधु, जिसने सबसे बड़ा झूठ बोला। एक दिन अकबर का दरबार हमेशा की तरह हंसी मजाक और न्याय से गूंज रहा था। बीरबल अपनी चतुराई भरी मुस्कान के साथ बादशाह के बगल में बैठे थे। तभी पहरेदार ने दरबार में आकर झुककर कहा, जहांपनाह, तीन साधु आपके दर्शन के लिए दरबार के बाहर खड़े हैं। कहते हैं कि वे सच्चाई और झूठ दोनों का रहस्य जानते हैं। अकबर की आंखों में चमक आ गई। तीन साधु, सच्चाई और झूठ का रहस्य? ये तो दिलचस्प है, बुलाओ उन्हें। कुछ ही क्षणों बाद तीन अजीब से साधु दरबार में प्रवेश करते हैं। एक के बाल बिखरे हुए, दूसरा हंसता जा रहा था जैसे पागल हो, और तीसरा बहुत शांत था, जैसे कोई रहस्य छिपा रहा हो। पहले साधु ने कहा, महाराज, हम तीनों दूर दराज के जंगलों से आए हैं। सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का बड़ा ज्ञानी बैठता है। हम तीनों सच्चे साधु हैं, पर हम में से एक झूठ बोलता है, दो हमेशा सच बोलते हैं। अगर बीरबल सच्चा ज्ञानी है तो उसे पहचानना होगा कि झूठा कौन है। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। अकबर मुस्कुराए, वाह, ये तो बड़ा अनोखा खेल है। बीरबल, आज तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, ये परीक्षा स्वीकार है, लेकिन ये साधु भी तैयार रहें, क्योंकि झूठ चाहे कितना भी चालाक हो, सच्चाई उसे बेनकाब कर ही देती है। बीरबल ने कहा, पहले साधु महाराज, आपसे कुछ प्रश्न होंगे। पहला साधु बोला, पूछो ज्ञानी, मैं कभी झूठ नहीं बोलता।
बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, आपका नाम क्या है? साधु बोला, सत्यदेव। आप कहां से आए हैं? कैलाश पर्वत से। कैलाश से? बीरबल ने भौहें उठाई। वहां तो वर्षभर बर्फ पड़ती है, फिर आपके पैरों में धूल क्यों लगी है? साधु मुस्कुरा गया, बर्फ पिघलाने की शक्ति है मुझमें, इसलिए धूल साथ चली आई। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, तो आपसे तो बर्फ भी डरती है। साधु बोला, डरती नहीं, मेरी आराधना करती है। बीरबल ने नोट किया, ये व्यक्ति झूठ और अभिमान दोनों में लिप्त है। अब दूसरा साधु आगे आया। वो लगातार मुस्कुरा रहा था। बीरबल ने पूछा, आपका नाम? मेरा नाम आनंद स्वरूप है और मैं हमेशा खुश रहता हूं। आप कहां से आए हैं? जहां से दुख शुरू होता है, मैं वहीं से लौट आया। अकबर बोले, वाह, दर्शन की भाषा बोलते हो साधु। बीरबल ने पूछा, आपने कहा आप कभी दुखी नहीं होते, तो अगर मैं आपकी झोली में सोने के सिक्के डाल दूं और फिर वापस ले लूं तो? साधु हंसते हुए बोला, तब मैं मुस्कुराऊंगा, क्योंकि जिसने दिया वही लेने वाला है, मैं तो मात्र रहा हूं। बीरबल ने सोचा, ये व्यक्ति चालाक है, लेकिन उसके शब्दों में गहराई है, संभव है ये सच्चा हो। अब तीसरा साधु आगे आया। वो शांत था, मौन साधे हुए। बीरबल ने कहा, आप बोलेंगे नहीं? साधु ने सिर हिलाया। बीरबल मुस्कुराया, तो क्या मैं आपकी परीक्षा संकेतों से लूं? साधु ने आंखें बंद की और सिर झुकाया। बीरबल ने कहा, आपका नाम क्या है? साधु ने उंगलियों से 3 का संकेत दिया। 3? इसका मतलब तीसरा साधु? साधु मुस्कुराया नहीं, बस आंखें खोली और फिर बंद कर ली। बीरबल ने कहा, अच्छा तो बताइए, आपके अनुसार कौन झूठा है, पहले या दूसरे? साधु ने हवा में उंगली घुमाई और फिर अपने सिर की ओर इशारा किया, मानो कह रहा हो, सभी मन में झूठ रखते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर बोले, बीरबल, ये तो कठिन परीक्षा है। कोई बोलता है, कोई हंसता है, कोई चुप रहता है। अब तू ही बता, झूठा कौन? बीरबल ने शांत होकर कहा, जहां पनाह, झूठ को पहचानने के लिए शब्दों की नहीं, कर्म की परीक्षा लेनी होती है। उन्होंने आदेश दिया, तीनों साधुओं को दरबार के बाग में ले चलो। वहां 3 कटोरे रखो, एक में दूध, एक में पानी और एक खाली। सभी हैरान थे। बीरबल ने कहा, अब तीनों साधु अपने अपने ईश्वर का नाम लेकर इन कटोरों को छुए। जो सच्चा होगा, उसका कटोरा कोई प्रतिक्रिया देगा। पहला साधु आगे बढ़ा, जोर जोर से मंत्र बोलने लगा, लेकिन दूध का कटोरा वैसा ही रहा। दूसरा साधु आगे आया, मुस्कुराया और बोला, ईश्वर सब में है। पानी थोड़ा कापा। तीसरा साधु चुपचाप आया, खाली कटोरे के पास बैठ गया और आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद अचानक कटोरे में हल्की सी धूल गिरने लगी, जैसे हवा में से आई हो। सब आश्चर्यचकित रह गए। बीरबल बोला, झूठ हमेशा दिखावा करता है, सच हमेशा शांति में रहता है। बीरबल ने घोषणा की, पहला साधु सबसे बड़ा झूठा है, दूसरा साधु आंशिक सच्चाई बोलता है और तीसरा साधु सबसे सच्चा है, क्योंकि उसका मौन ही उसका उत्तर था। पहला साधु गुस्से से बोला, ये झूठ है, मैं झूठा नहीं, बल्कि सबसे बड़ा साधु हूं। बीरबल मुस्कुराया, जो खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश करे, वही छोटा होता है। अकबर हंसे, वाह बीरबल, तूने तो साधुओं का रहस्य खोल डाला, लेकिन ये खेल इतना आसान नहीं था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सच्चाई हमेशा मौन में छिपी रहती है और झूठ हमेशा आवाज करता है। मैंने बस उनकी आवाज सुनी थी। कहानी यही खत्म नहीं हुई। रात को जब महल शांत था, तब वही पहला साधु, जो झूठा था, चुपके से महल के बगीचे में घुसा। उसके हाथ में एक छोटा थैला था। वो कुछ गाड़ रहा था। बीरबल पहले से चौकस थे। उन्होंने उसे पकड़वा लिया। थैले में निकले सोने के सिक्के और एक पत्र जिसमें लिखा था, दरबार में बीरबल की परीक्षा असफल करनी है, झूठ को सच
और सच को झूठ बनाना है। अकबर ने सुबह उस पत्र को पढ़कर हैरानी से बीरबल की ओर देखा। तो ये पूरा खेल किसी ने रचाया था? बीरबल ने सिर झुकाया। हां, जहांपनाह, कुछ लोग झूठ के सहारे दरबार की सच्चाई पर सवाल उठाना चाहते थे। अकबर ने कहा, और तूने एक बार फिर दरबार की लाज रख ली। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तेरी बुद्धि का कोई जवाब नहीं, लेकिन बता, तूने इतनी जल्दी कैसे जाना कि पहला साधु झूठा था? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जो व्यक्ति अपने बारे में खुद बोले कि मैं झूठ नहीं बोलता, समझ लीजिए वही झूठा है, क्योंकि सच्चा व्यक्ति कभी अपनी सच्चाई का दावा नहीं करता। दरबार में ठहाका गूंज गया। सीख, मोरल, झूठ हमेशा खुद को सच साबित करने की कोशिश करता है, जबकि सच्चाई को कभी किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जब बीरबल ने 4 ठगों को एक सिक्के से सबक सिखाया, अकबर का दरबार हमेशा की तरह रौनक से भरा था। हंसी, न्याय और ज्ञान की बातें चारों ओर गूंज रही थी। तभी महल के द्वार पर हलचल मच गई। पहरेदारों ने 4 अनजान आदमियों को पकड़ा हुआ था। अकबर ने पूछा, क्या मामला है? मुख्य पहरेदार बोला, जहांपनाह, ये चारों अपने आप को दुनिया के सबसे ईमानदार व्यापारी बताते हैं, लेकिन शहर के लोगों ने शिकायत की है कि ये असल में ठग है। अकबर ने कहा, अच्छा, तो इन्हें दरबार में लाओ। आज देखते हैं कि ये सचमुच ईमानदार है या शातिर। चारों ठग दरबार में लाए गए। पहला ठग मोटा था, सिर पर पगड़ी बड़ी टेढ़ी बांधे हुए। दूसरा ठग बहुत बोलता था। तीसरा अपनी चालाक आंखों से चारों तरफ देख रहा था। और चौथा चुपचाप झुका हुआ खड़ा था, जैसे बहुत धार्मिक हो। अकबर ने पूछा, तुम चारों कौन हो? पहला ठग बोला, हम व्यापारी हैं, बादशाह सलामत, और हम ईमानदारी से कमाते हैं। बीरबल धीरे से मुस्कुराए। ईमानदारी से कमाने वाले को यह बताने की जरूरत नहीं होती कि वो ईमानदार है। अकबर हंसे। बीरबल, लगता है तू फिर कुछ सोच रहा है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं इन चारों की परीक्षा लेना चाहता हूं। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, आज दरबार में एक और खेल होगा, ईमानदारी की पहचान। बीरबल ने अपने जेब से एक चमकता हुआ सोने का सिक्का निकाला और ऊंचे स्वर में बोला, यह सिक्का उस व्यापारी को मिलेगा जो सच्चा और ईमानदार साबित होगा। चारों ठगों की आंखें सिक्के पर टिक गई। बीरबल बोला, तुम चारों अलग अलग कमरों में जाकर सोचो कि अगर यह सिक्का तुम्हारे पास आ जाए तो तुम इसका क्या करोगे? जो सबसे सच्चा जवाब देगा वही विजेता होगा। चारों को अलग अलग कमरों में भेज दिया गया। कुछ देर बाद बीरबल ने पहला ठग बुलाया। पहला ठग बोला, बीरबल जी, अगर यह सिक्का मुझे मिले तो मैं इसे भगवान को चढ़ा दूंगा। बीरबल मुस्कुराया, बहुत अच्छा, लेकिन भगवान को देने के बाद तुम अपने व्यापार का क्या करोगे? ठग हकलाया, फिर भगवान मुझे और सिक्के देंगे। बीरबल ने सिर हिलाया, लालच भरा धर्म। अब दूसरा ठग आया। दूसरा ठग बोला, अगर यह सिक्का मेरा हो जाए तो मैं इसे 2 गुना कर दूंगा, फिर 4 गुना, फिर 8 गुना। बीरबल बोला, वाह, तो ये जादू का सिक्का है? ठग बोला, नहीं, मेरा दिमाग ऐसा चलता है। बीरबल मुस्कुराए, ठगी की महक साफ है। अब तीसरा ठग आया। तीसरा ठग बोला, अगर यह सिक्का मुझे मिले तो मैं इसे गरीबों में बांट दूंगा। बीरबल ने पूछा, कितनों में बांटोगे? 3 में बराबर बांट दूंगा, ठग बोला। बीरबल हंसे, गरीब तो हजारों हैं और तुम 3 में बांटोगे, यानी अपने साथी ठगों में। दरबार में हंसी गूंज उठी। अब चौथा ठग आया, जो अब तक चुप था। चौथा ठग बोला, बीरबल जी, अगर यह सिक्का मेरा हो जाए तो मैं इसे छू कर देखूंगा, क्योंकि मैंने कभी सोने का सिक्का पास से नहीं देखा। फिर मैं इसे आपको लौटा दूंगा। बीरबल ने देखा, उसकी आंखों में कोई लालच नहीं था, पर फिर भी बीरबल बोले, ठीक है, अब मैं चारों में से एक को चुनूंगा।
बीरबल ने चारों को फिर से बुलाया और कहा, यह सिक्का अब दरबार के बाहर रख दिया जाएगा। जो सबसे पहले उसे छूकर बाहर आएगा उसे ये सिक्का मिलेगा। चारों दरवाजे की ओर भागे। पहला ठग गिर पड़ा पर सिक्का उठाने की कोशिश की। दूसरा ठग छलांग लगाकर आगे पहुंचा और सिक्का उठा लिया। तीसरा बोला, मेरा हक है, और उससे छीनने लगा। चौथा चुपचाप पीछे खड़ा रहा। बीरबल ने ताली बजाई, सैनिकों को संकेत किया, इन्हें रोक लो। सैनिकों ने सिक्का वापस बीरबल को दे दिया। बीरबल बोले, जहां पनाह, चारों ठगों का सच अब साफ है। पहले 3 लालची हैं और चौथा समझदार। अकबर ने कहा, तो क्या चौथा ठग नहीं? बीरबल बोले, नहीं जहां पनाह, वो ठग नहीं, एक गरीब आदमी है जिसे इन तीनों ने ठगों का साथी बनाकर अपने साथ रख लिया था ताकि लोग इन पर भरोसा करें। अकबर बोले, तूने कैसे जाना? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि सच्चा आदमी कभी दौड़कर कुछ पाने नहीं जाता, वो सच्चाई से खुद को साबित करता है। बीरबल ने कहा, अब देखिए जहांपनाह, मैं इन तीनों ठगों को एक सबक दूंगा, एक ही सिक्के से। उन्होंने सिक्का हाथ में लिया और बोले, ये सिक्का मैं उस ठग को दूंगा जो साबित करे कि उसने कभी झूठ नहीं बोला। तीनों ने झट से हाथ उठाया। हमने कभी झूठ नहीं बोला। बीरबल मुस्कुराए, ठीक है, जो सच बोल रहा है वो इस सिक्के को काट सकेगा। उन्होंने लोहे का औजार मंगवाया। पहला ठग बोला, मैं तो व्यापारी हूं, काटना मुझे नहीं आता। दूसरा बोला, मैं इसे छूना नहीं चाहता, ये भगवान का नाम लेकर दिया गया है। तीसरा बोला, मैंने तो कहा था मैं इसे गरीबों को दूंगा, इसलिए नहीं काटूंगा। बीरबल ने चौथे व्यक्ति की ओर देखा। वो बोला, मैं गरीब हूं, लेकिन सच कहता हूं, मैं इसे काट नहीं सकता क्योंकि मेरे पास औजार का ज्ञान नहीं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यही सच्चाई है, जो अपनी सीमा जानता है वही सच्चा है। फिर बीरबल ने सैनिकों से कहा, पहले तीनों ठगों को शहर के बाहर ले जाकर जनता के सामने घुमाओ, ताकि सबको पता चले कि झूठ कितना शर्मनाक होता है। अकबर दरबार में मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तूने तो सचमुच एक सिक्के से ठगों का चेहरा बेनकाब कर दिया, लेकिन मुझे बता, तूने पहले ही कैसे जान लिया कि ये ठग है? बीरबल बोले, जहांपनाह, जब भी कोई इंसान अपने ईमान की दुहाई खुद देने लगे, समझ लीजिए कि उसका ईमान पहले ही बिक चुका है, और जो आदमी ज्यादा बात करे वो अपनी सच्चाई खुद मिटा देता है। अकबर मुस्कुराए, वाह बीरबल, तूने तो दरबार का खजाना नहीं बल्कि लोगों की नीयत तौल दी। कुछ दिन बीते, शहर में फिर खबर आई कि वही 3 ठग अब किसी और मोहल्ले में गरीबों को धोखा दे रहे हैं। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, तेरे सबक के बाद भी ये सुधरे नहीं? बीरबल बोले, जहांपनाह, झूठ की जड़ काटने से नहीं, उसकी नीयत बदलने से खत्म होती है। आज मैं इन्हें हमेशा के लिए सबक दूंगा। उन्होंने सैनिकों को बुलाया और कहा, तीनों ठगों को बाजार के बीच लाओ और ये एक सिक्का भी साथ लाओ। जब लोग इकट्ठा हो गए, बीरबल बोले, आज इस सिक्के में जादू है, जो इस सिक्के को देखेगा उसके मन का सच सामने आ जाएगा। तीनों ठग डर गए। पहला बोला, बीरबल, ये जादू का सिक्का है तो मुझसे गलती हो गई। दूसरा बोला, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तीसरा रो पड़ा, माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। बीरबल मुस्कुराए, देखा जहांपनाह, जादू सिक्के में नहीं था, डर सच्चाई का था। अकबर ने कहा, आज तूने ठगों को नहीं बल्कि इंसान को पहचानना सिखा दिया। बादशाह अकबर ने वो सिक्का बीरबल को इनाम में देना चाहा, पर बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, ये सिक्का उस गरीब आदमी को दीजिए जिसने झूठ नहीं बोला, क्योंकि सच्चाई की कीमत सोने से नहीं, सम्मान से चुकाई जाती है। अकबर ने गरीब को बुलाकर सिक्का दिया और कहा, आज तूने हमें दिखाया कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। दरबार तालियों से गूंज उठा। सीख, मोरल,
झूठ चाहे कितना भी चमके, सच्चाई के एक सिक्के के सामने उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। ईमानदारी की पहचान पैसे से नहीं, नीयत से होती है। बुद्धिमान वही है जो दूसरों को नहीं, खुद के मन को जीत ले। बीरबल और वो फकीर जिसने कहा, मैं अकबर से भी बुद्धिमान हूं। एक सुनहरी सुबह थी। अकबर का दरबार जैसे हमेशा शाही चमक में नहा रहा था। बीरबल अपनी जगह मुस्कुराते हुए बैठे थे और दरबार में हर और हंसी और बुद्धि की बातें चल रही थी। तभी महल के फाटक से पहरेदार घबराया हुआ अंदर आया। जहांपनाह, बाहर एक फकीर खड़ा है। कहता है कि वो अकबर से भी बुद्धिमान है और दरबार में सबको साबित करके दिखाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की आंखों में कौतूहल की चमक आई। क्या कहा तुमने? अकबर से भी बुद्धिमान? हां, उसे अंदर बुलाओ। देखते हैं कौन है वो फकीर। कुछ ही देर में एक दुबला पतला, सफेद कपड़ों में लिपटा, लंबी दाढ़ी वाला फकीर दरबार में आया। उसकी आंखों में गजब का आत्मविश्वास था। वो बिना झुके बोला, सलाम बादशाह अकबर। सुना है तुम्हारे दरबार में बीरबल नाम का कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है। आज मैं दोनों की बुद्धि की परीक्षा लेने आया हूं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, वाह, तू तो सीधे चुनौती लेकर आया है। अच्छा, बता, तेरी परीक्षा कैसी होगी? फकीर बोला, मैं 3 सवाल पूछूंगा। अगर उनका जवाब ना मिला तो मुझे शाही सलाहकार बना दो, और अगर मैं हार गया तो मैं दरबार छोड़ हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, ये चुनौती स्वीकार है, लेकिन ध्यान रहे, मेरे पास बीरबल भी है। फकीर बोला, यही तो देखना है कि असली बुद्धि किसकी तेज है, बादशाह की या उसके बीरबल की। फकीर ने दरबार के बीच खड़े होकर पहला सवाल किया, बताओ अकबर, सच क्या है? अकबर थोड़ी देर सोचकर बोले, सच वो है जो सभी को दिखाई दे। फकीर मुस्कुराया, अगर सभी को एक ही चीज दिखाई दे तो झगड़े क्यों होते हैं? दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। अकबर कुछ सोच में पड़ गए। तभी बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मुझे उत्तर देने की अनुमति दे। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल बोले, फकीर साहब, सच वो नहीं जो सबको दिखाई दे, बल्कि वो है जो भीतर से साफ हो। जैसे पानी का रंग सबको एक जैसा लगता है, पर उसकी मिठास हर घूंट में अलग महसूस होती है। फकीर ने आंखें संकरी की। हूं, ठीक कहा, लेकिन आधा सच बोला है, पूरा सच किसी ने नहीं जाना। अकबर मुस्कुराए, तो पहला सवाल आधा तुम्हारा, आधा हमारा। फकीर ने कहा, चलो देखते हैं दूसरा सवाल कौन जीतता है। फकीर बोला, अब बताओ, इस धरती पर सबसे अमीर कौन है? अकबर ने गर्व से कहा, इस सवाल का जवाब तो साफ है, मैं अकबर, हिंदुस्तान का बादशाह। दरबार में सभी ने एक साथ जहांपनाह जिंदाबाद कहा। फकीर मुस्कुराया, बोला, अगर अमीरी दौलत से मापी जाती है तो एक दिन वो भी घट सकती है, फिर क्या रह जाएगा? अकबर चुप हो गए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, फकीर साहब, अमीर वो नहीं जिसके पास सोना है, बल्कि वो है जो अपने दिल में संतोष रखता है, जिसका मन शांत है, वही इस धरती का सबसे अमीर इंसान है। फकीर ने ठहाका लगाया, वाह, तुमने मेरे दिल को छू लिया। लेकिन अभी तीसरा सवाल बाकी है। अगर उसका जवाब न दे पाए तो मैं खुद को सबसे बुद्धिमान घोषित कर दूंगा। अब पूरा दरबार सांस रोके बैठा था। फकीर ने तीसरा और सबसे कठिन सवाल पूछा, बोलो बीरबल, बताओ, ईश्वर कहाँ रहता है? अकबर चौंक उठे, ये तो कठिन प्रश्न है बीरबल, इसका क्या जवाब होगा? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, जवाब देने से पहले मैं एक शर्त रखता हूं। फकीर बोला, क्या शर्त? अगर मैं ये दिखा दूं कि ईश्वर कहाँ है तो आपको मेरे सामने 3 बार झुकना होगा। फकीर ने ठहाका लगाया, ठीक है, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि तू नहीं बता पाएगा। बीरबल उठे, दरबार के बीच आए और बोले, ईश्वर हर जगह है, आपकी आंखों में, इस हवा में,
इस धरती में और इस सवाल में भी। फकीर हंसने लगा। ये तो सब कहते हैं, पर दिखाओ कहाँ है? बीरबल ने मुस्कुराकर पास रखे पानी के घड़े की ओर इशारा किया। फकीर साहब, क्या इस पानी में बूंदे हैं? हाँ, फकीर बोला। तो जैसे बूंद में सागर छिपा है, वैसे ही सृष्टि में ईश्वर। आप बूंद को निकालें तो सागर गायब नहीं होता। वैसे ही ईश्वर को ढूंढना नहीं पड़ता, वो तो हमारे अंदर है। फकीर कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, बीरबल, तूने मेरा तीसरा सवाल जीत लिया। सवालों के खेल के बाद फकीर मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, अब मैं अपना असली परिचय दूंगा। मैं कोई साधारण फकीर नहीं, बल्कि तुम्हारे ही पुराने राजगुरु का शिष्य हूं। उन्होंने कहा था कि अगर बीरबल वास्तव में बुद्धिमान है तो उसे केवल शब्दों से नहीं, आत्मज्ञान से परखा जाए। अकबर आश्चर्य में पड़ गए। तो ये सब एक परीक्षा थी? फकीर ने सिर झुकाया। हां बादशाह, लेकिन आज मैं समझ गया कि बीरबल केवल चालाक नहीं, बल्कि सच्चे ज्ञानी है। जिसकी बुद्धि नम्रता से भरी हो, वही सच्चा विद्वान होता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, आज तूने न केवल दरबार की, बल्कि मेरी आत्मा की भी परीक्षा पास कर ली। तेरे जवाबों में वो सच्चाई है जो किसी किताब में नहीं। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगले दिन वही फकीर महल के बाहर बैठा था और बच्चों को समझा रहा था। जो अपने मन को जीत ले, वही बादशाह है। बीरबल वहां से गुजरे और बोले, फकीर साहब, आपने तो राज बदल दिया। फकीर मुस्कुराया। कल मैं तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा ले रहा था, आज अपने अहंकार की ले रहा हूं। कल मैं कहना चाहता था कि मैं अकबर से भी बुद्धिमान हूं। आज समझा हूं कि जो ये कहे, वही सबसे बड़ा मूर्ख है। बीरबल हंस पड़े। और यही सच्चा ज्ञान है, जब कोई अपने अहंकार को पहचान ले। जब अकबर को यह बात पता चली, उन्होंने फकीर को दोपहर के भोज पर बुलाया। दरबार में अकबर ने कहा, फकीर, तूने मुझे नम्रता की सच्ची शिक्षा दी है, पर बीरबल ने साबित किया कि ज्ञान केवल किताबों से नहीं, समझ से आता है। फकीर बोला, जहांपनाह, आपका दरबार इस धरती की सबसे बड़ी पाठशाला है। यहां बीरबल जैसे लोग हैं, जो सच्चाई को हंसी में बांध देते हैं। अकबर मुस्कुराए। तो अब तू भी कहेगा कि बीरबल अकबर से ज्यादा बुद्धिमान है? फकीर बोला, नहीं जहांपनाह, बीरबल बुद्धिमान नहीं, आईना है, जिसमें आपकी बुद्धि साफ दिखाई देती है। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। कहानी की सीख, असली बुद्धिमत्ता वो नहीं जो दूसरों को हरा दे, बल्कि वो है जो खुद के अहंकार को जीत ले। जो खुद को बुद्धिमान समझता है, वो मूर्खता के सबसे पास होता है, और जो खुद को सीखता हुआ मानता है, वही सच्चा ज्ञानी बनता है। बीरबल बनाम चालाक चोर। दरबार की जासूसी। फतेहपुर सीकरी का शाही दरबार सुबह से ही हलचल में था। अकबर का चेहरा गंभीर था और दरबारी बेचैनी में बैठे थे। आज कुछ तो गड़बड़ है, अकबर ने धीरे से कहा। बीच में एक खबर फैल गई। कई राजमहलों की रकम गायब हो गई है। कोई चोर हमारे दरबार में ही है। अकबर ने गुस्से में कहा, बीहड़ बीरबल, तुम्हें ये चालाक चोर पकड़ना ही होगा। आज तुम्हारी जासूसी बुद्धि की परीक्षा होगी। बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, जैसे आप चाहें। दरबार की हर चीज मेरी नजर में है। बीरबल ने तुरंत निरीक्षण शुरू किया। दरबार में 3 संदिग्ध थे। एक राम सिंह, अकबर का निजी कवचधारी, हमेशा चुपचाप। 2 गोपाल, दरबार का नौकर, जो अक्सर रात में अजीब समय पर दिखाई देता। 3 चंदन, खजाने का लेखपाल, जिसने हाल ही में अकबर की परीक्षा में कम अंक पाए। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, ये तीनों ही संदिग्ध हैं, लेकिन असली चालाक चोर वही है जो अपनी चालाकी को छुपा सकता है। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए पूछा, तो बताओ बीरबल, तुम इसे कैसे पकड़ोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे हमेशा करता हूं, चालाकी के सामने और भी चालाकी लगाकर। बीरबल ने रात को दरबार में एक जासूसी योजना बनाई।
उसने तीनों संदिग्धों के पास गुप्त सैनिक भेजे और हर गतिविधि नोट की। राम सिंह अक्सर रात को खिड़की के पास खड़ा रहता। गोपाल कुछ गुप्त फाइलों के साथ हंसते हुए कमरे में जाता। चंदन लगातार खजाने की कुंजी की जांच करता। बीरबल ने अपने खास संकेतों के लिए एक नकली खजाना रखा। जिसके पास चोरता हुआ हाथ जाएगा वो खुद बेनकाब हो जाएगा। रात के अंधेरे में बीरबल ने छिपकर देखा। गोपाल धीरे धीरे खजाने की ओर बढ़ा। राम सिंह वही खड़ा उसकी हर हलचल देख रहा था। चंदन ने खुद को सुरक्षित समझकर खजाने की कुंजी निकाली। बीच में बीरबल ने खिड़की से देखा। जो सबसे चालाक दिख रहा है वही असली चोर होगा। अगली सुबह बीरबल ने दरबार में तीनों को खड़ा किया। उन्होंने कहा, आज हम जानेंगे कि चोर कौन है। बीरबल ने तीनों के सामने नकली खजाने को रखा। गोपाल ने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की। राम सिंह ने आंखें झपकाई पर खुद को नहीं बचा पाया। चंदन ने धीरे धीरे खजाने की कुंजी छुपाई पर सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, असली चोर वही है जो खुद को बचाने की कोशिश में सबसे ज्यादा बेचैन हुआ। गोपाल। अकबर ने हैरानी से पूछा, पर बीरबल, क्या सचमुच? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, जो डरता है वही दोषी है। चालाक चोर अपनी चालाकी में ही फंस जाता है। गोपाल कांपते हुए बोला, माफ करे जहांपनाह, मैं ही चोर हूं। मैं सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए चोरी करता था। अकबर ने सख्ती से कहा, तुम्हारी हरकतों का नतीजा भुगतो, लेकिन तुम्हारा पछतावा तुम्हारे सुधार का पहला कदम है। बीरबल मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सजा और शिक्षा दोनों एक साथ मिली। यही असली दरबार की बुद्धि है। बीरबल ने अकबर को आंख में आंख डालकर कहा, जहांपनाह, चालाक चोर जितना खुद को बुद्धिमान समझता है उसकी चालाकी उतनी ही जल्दी उजागर हो जाती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीहड़ बीरबल, तुम्हारी चालाकी ही दरबार की सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी जासूसी से हमने न सिर्फ चोर पकड़ा बल्कि दूसरों को भी सबक दिया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। रात को अकबर ने बीरबल से पूछा, बीहड़ बीरबल, क्या तुम्हें शुरू से पता था कि गोपाल ही चोर है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, मैंने केवल परिस्थितियों को पढ़ा। चालाकी और डर, ये दोनों मिलकर सच्चाई को उजागर करते हैं। अकबर ने सिर हिलाया, सच में तुम्हारी बुद्धि किसी जासूस से कम नहीं। कहानी की सीख, मोरल, चालाक चोर जितना खुद को छुपाने की कोशिश करता है उसका डर उतना ही उसे बेनकाब कर देता है। सच्चाई हमेशा अपने समय पर सामने आती है। बुद्धिमानी और धैर्य से किसी भी जासूसी या समस्या का हल निकाला जा सकता है। एक दिन सूरज की पहली किरणें महल की ऊंची ऊंची खिड़कियों से छनकर दरबार के भव्य विमान पर गिर रही थी। शहर की गलियां हल्की हल्की धूल उड़ा रही थी और बाजारों में हलचल धीरे धीरे बढ़ रही थी। उस सुबह कुछ अलग सा था। महल के द्वार पर एक चमकदार रेशमी पैकेट रखा मिला। दरबान ने पैकेट को उठाकर दरबार में ले आया और बौखलाकर अकबर के चरणों में रख दिया। अकबर ने पैकेट खोला तो एक नाजुक सुनहरे बक्से के अंदर एक बड़ा चमकदार तोहफा निकला। एक सोने चांदी का इंट्रिकेटली नक्काशीदार त्रिशूलाकार मूंगा मेडालियन, जिस पर मध्य में एक छोटी खुलने वाली तस्वीर थी। उसके चारों ओर जूट के तारों में रंग बिरंगे मोतियों की माला जड़ी थी। मूंगा के पीछे काला अक्षरों में एक छोटा सा पत्र चिपका था जिस पर लिखा था, जहांपनाह, आपकी भलाई के लिए समर्पित। इसे जो भी समझेगा वही सच देखेगा। कृपया इसे अपने दरबार में खोले। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। अकबर तुरंत मुस्कुराए, किसने भेजा है? सालों से अकबर ऐसे अनाम तोहफों के लिए सजग थे। कभी कभी ये दरबार की शांति बिगाड़ देते थे। उन्होंने पैकेट को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, यह तोहफा शायद किसी सज्जन की तरफ से है। चलो आज इसे दरबार में ही खोलकर देखा जाए। बीरबल, जो अपनी जगह पर झुककर बैठा था,
आकर पास खड़ा हो गया। उसने गुनगुने स्वर में कहा, जहांपनाह, आज का तोहफा कुछ अजीब सा दिखता है। इसकी चमक में कोई कहानी छिपी हुई है। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक कहा बीरबल, चलो देखते हैं किस कहानी की चाबी है ये तोहफा। जब उन्होंने छोटी तस्वीर खोली तो अंदर एक चित्र था। एक स्त्री का सुंदर पर उदास चेहरा, जिसके गालों पर मिट्टी के हल्के निशान थे और आंखों में एक तरह की संकोच और उम्मीद दोनों झलक रही थी। चित्र के नीचे एक और छोटा सा पत्र था। यह चित्र तुम्हारे उस काम का स्मरण है जिसने अनजाने में मेरे घर को उजाला दिया, पर अब मेरे गांव से एक झूठी अफवाह फैली है कि यह चोरी है। न्याय की रोशनी ढूंढो। दरबार में एक भारी सन्नाटा छा गया। किस तरह का न्याय चाहिए था और किसने चोरी होने का आरोप लगाया? कुछ दरबारी आपस में सराहों पर बोलने लगे। कौन सी स्त्री? कौन सा गांव? क्या किसी ने संदेश भेजा? लेकिन पैकेट पर कोई नाम नहीं था। अक्षर साधारण थे, न तो किसी ठोस शहर का नाम था, न कोई पोस्टमार्क, जैसे किसी ने रात्रि में ही ये भेज दिया हो। अकबर का चेहरा संजीदा हो गया। बीरबल, उन्होंने कहा, तुम ठीक कहते थे। ये मुरझाया चेहरा और वो अंतिम वाक्य कुछ कहने को कह रहे हैं। हमें इस सत्य को ढूंढना होगा, पर शांतिपूर्ण तरीके से। बीरबल ने आंखें चमकाते हुए कहा, जहांपनाह, मैं इस मामले की जांच करूंगा। पहले मुझे ये जानना है, क्या इस तस्वीर का कोई संदर्भ है? ये कौन सी कला शैली है? किस मिट्टी और रंग से बनी है? उसी से हम गांव तक पहुंचना सहज होगा। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, चित्रकार, शिल्पकार और दरबार के विद्वान बुलाए जाएं। कुछ ही समय में महल के सभागार में चित्रकार, रंग विवेचक और कुछ विद्वान इकट्ठे हो गए। बीरबल ने चित्र पर ध्यान से देखा। ब्रश की बारीक धारियां, मिट्टी के धब्बे, गहनों में स्थानीय जड़नियां, सब कुछ बताता था कि ये चित्र किसी दूर के गांव की लोक कलाकृति की तरह है। संभवतः मरकजी, गुजरात या मालवा के आसपास की मिट्टी और रंगों का प्रयोग हुआ था। विद्वान बोले, जहांपनाह, ये शैली हमारे राज्य के दक्षिण पूर्वी जिलों में पाई जाती है, पर निश्चित कहना कठिन है। ठीक है, बीरबल ने कहा, तो हम एक छोटी सी टीम बनाएंगे। चित्रकार और एक एक दरबारी साथ होंगे, पर जांच खुलकर नहीं होनी चाहिए। गांवों की अफवाहों का इलाज सावधानी और प्रेम से करना होगा, क्योंकि जो सच छुपा है वो वही जाने। अकबर ने सहमति दी, पर तभी दरबार के मुख्यमंत्री राजकुमार गुरुदत्त, जिनका मानना था कि किसी भी अज्ञात खोज में तेज कार्रवाई करनी चाहिए, बोले, जहांपनाह, हम सेना भेजें, गांव घेर ले, दोषियों को पकड़ ले। ये हमरे राज्य की इज्जत का प्रश्न है। जो चोरी करेगा उसे सजा मिलनी चाहिए। उनकी आवाज में ऐसी गंभीरता थी कि दरबार एक बार फिर गर्मा गया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मंत्री जी, न्याय तलवार से कम और आंखों से ज्यादा होता है। पहले सत्य समझो, फिर कदम उठाओ। पर गुरुदत्त अक्ल में पक्का था। उसे ये मौका दिखाई दे रहा था कि वो स्वयं की योग्यता और सख्ती को दिखा सके। अकबर ने अंततः फैसला किया, पहले बीरबल की जांच शांतिपूर्वक की जाएगी। यदि जरूरत पड़ी तो तब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीरबल ने टीम संभाली। साथ में भेजे गए चित्रकार और 3 भरोसेमंद पुरुष, एक बूढ़ा चौकीदार, एक हल्का मस्त, चालाक घुड़सवार और एक गुप्तचर जो गांवों के हाल जानता था। राजा ने बीरबल को आशीर्वाद दिया और बीरबल उस चित्र के साथ निकल पड़ा, अपने मन में एक योजना सजाए। उसके पास एक छोटी सी पोटली थी। उस चित्र की प्रतिलिपि, कुछ अनाज और एक माला जिसमें वह कुछ सोने के टुकड़े छिपाकर रख चुका था। ऐसा सोचा था कि गांव में उसे मित्रवता से स्वीकार कर लिया जाएगा और लोग खुलकर बात करेंगे। गांव की सुर्खियां और पहला झटका। टीम ने घोड़े की टाप से कुछ दिन यात्रा कर अंततः उस इलाके के एक छोटे से गांव में पहुंची, जहां बीरबल को उम्मीद थी कि चित्र की शैली और मिट्टी मिल जाएगी। गांव के लोग पहले तो बीरबल की दल देखकर आश्चर्यचकित हुए, पर बीरबल और उसके साथी विनम्रता से मिले।
उन्होंने गांव वालों को बताया कि वे एक अनजान चित्र की जांच कर रहे हैं और किसी प्रकार की दुविधा हल करना चाहते हैं। गांव का सरपंच, एक वृद्ध औरत सी सज्जनता से भरा आदमी नाम सत्यनारायण ने उनका स्वागत किया। पर जैसे ही बीरबल ने गांव के लोगों से चित्र दिखाया, वहां का माहौल अचानक बदल गया। कुछ लोग भयभीत हुए, कुछ ने जैसे सांस रोकी। किसी बुजुर्ग ने कहा, "ये वही तस्वीर है।" एक जवान स्त्री की आंखें भर आई और कुछ ने तो दरबारियों की ओर तिरस्कार भरी नजरें डाली। बीरबल ने शांत रहते हुए पूछा, "क्यों? ये तस्वीर किसकी है?" एक नाजुक स्वर से एक महिला नाम रुक्मिणी आगे आई। उसकी आंखों में वही आधी आशा और आधा डर था जो तस्वीर में था। उसने कहा, ये मेरी सास की तस्वीर है। नहीं, मेरी मां। पर कहते हैं ये चोरी है, कि किसी ने शहर से इसे चुरा कर भेजा है। आज से 3 दिन पहले यहां अफवाह फैली कि हमारी गली से एक अमीर की लग्जरी चीज गायब हुई और किसी ने आरोप लगाया कि हमारी रुक्मिणी ने उसे चुराया और शहर में बेच दिया। उसकी आवाज कांप आई। बीरबल ने आंखें गहराई से झपकाई। तो क्या तुम लोग जानते हो कि इस तस्वीर का संबंध किससे था? रुक्मिणी ने सिर झुकाकर कहा, "नहीं साहिब, पर बात यह भी है कि कुछ दिनों से हमारे गांव में एक नवेली खुशहाली आई थी। कुछ दाने और कुछ छोटे मोटे उपहार जरूर आए स्टेट के किसी अच्छे आदमी की तरफ से। पर जैसे ही ये सरदार की चीज गायब हुई, लोग हमें शक की नजर से देखने लगे। गांव में कुछ युवा खड़े थे, कुछ मतलबी लोगों की आवाजें आ रही थी। हमने तो देखा था कि रात में कुछ अजनबी घर घर घूम रहे थे। कुछ विधुर औरतों ने कहा कि किसी ने उनकी खेती में नवंबर के दिन कुछ दाने बिखेर दिए थे। वे समझ नहीं पाती कि किसकी मर्जी से। बीरबल की सूझबूझ काम करने लगी। उसने समझा कि यहां किसी बड़े शरारती इरादे से नहीं बल्कि किसी छोटी सी शक और दमन से माहौल बिगड़ गया था और किसी ने संभवतः शहर के किसी सीनियर अफसर की वस्तु को गांव वालों के घर में गुपचुप रख दिया ताकि आशंका गांव वालों पर गिरे। पर क्यों? किसे फायदा हुआ? क्या ये किसी राजनीतिक चाल थी या किसी व्यक्ति की ईर्ष्या? बीरबल ने रुक्मिणी से आंख मिलाकर कहा, "तुम्हारे घर में बैठ सकती हूं? कल सुबह जब लोग पंचायत में इकट्ठा होंगे, मैं कुछ बात पूछूंगा।" रुक्मिणी ने सहमति में सिर हिलाया। वो सोच रही थी कि क्या सच में उसकी मां की इज्जत बच पाएगी। गांव का पूरा माहौल अगले दिन अलग था। लोगों के चेहरों पर शर्म और जिज्ञासा दोनों झलक रहे थे। बीरबल ने पहले गांव के चौराहे पर एक छोटी बैठक बुलाई। उसमें वो स्वयं कुछ अनाज बांटना शुरू कर दिया। लोग आश्चर्य से देखने लगे। एक सीनियर दरबारी गांव जाकर अनाज बांट रहा था। फिर बीरबल ने एक सवाल छेड़ा, "किसने गांव में ये नया सामान बांटा और कहां से आया?" कुछ लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले एक सवारी रात में आई थी और उसने बीज तथा कुछ पोशाक गांव के कुछ घरों में रखी थी, पर उसने अपना नाम नहीं बताया। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, "जो भी आया वो किसी नेक काम के लिए रहा होगा, पर किसे शक हुआ ये तो गांव वालों ने ही बताया। अब मैं एक खेल खेलता हूं। मैं 3 रातों के लिए कुछ नकली बर्तन और थैलियां रखवाऊंगा, जिन्हें कोई भी उठा लेगा तो हम देखेंगे कि वो किसके पास पहुंचती है।" लोगों ने आश्चर्य से पूछा, "पर क्यों बीरबल साहब?" बीरबल ने शांत स्वर में कहा, "क्योंकि जो कुछ हुआ है वह या तो गलती से हुआ या किसी चाल से। हम आएंगे और देखेंगे कि कौन सा नक्शा किसके इरादे को दर्शाता है।" तीनों रात बीरबल और उसके साथी छुपे रहे और सच निकल कर आया। गांव के ही एक युवक, मोटा पंडित की बेटी का प्रेमी कान्हा, जिसने आर्थिक तंगी में अपने परिवार की मदद के लिए दरबार में चापलूसी करने की कोशिश कर रहा था, चोरी छिपे उन थैलियों को उठाकर शहर ले जा रहा था। पर उसकी मंशा चोरी करना नहीं थी। वो उन थैलियों में रखे सूखे अनाज को बेचकर कुछ दौलत बनाने की कोशिश कर रहा था। उस पर अपेक्षाकृत छोटा इल्जाम था। उसे पकड़कर गांव वालों के सामने रखा गया, पर तात्कालिक सच कुछ और बड़ा था। बंदरगाह के एक हनुमान चाचा नाम के व्यापारी ने कहा, "कान्हा तो सिर्फ दिखता हुआ शिकार है।
असली खेल शहर में होता है। उसने ये भी बताया कि कुछ दिनों पहले गांव में गए एक सज्जन ने गांव वालों के घर पर कुछ छोटे मोटे सामान रखे थे और कहा था कि ये शाही दान है। ये सज्जन वही था जिसने बाद में शहर के किसी अमीर के घर से चोरी हुई वस्तु गांव में रख दी ताकि गांवदारों पर इल्जाम ठोंक दिया जा सके। सब कुछ मानो किसी योजना के तहत किया गया था। पर किसने और क्यों? बीरबल ने सभी सुराग जोड़ने शुरू किए। उस व्यापारी की बात पर उसने ध्यान दिया। अगर सच में कोई अमीर व्यक्ति अपनी चीज खोकर गांव में डाल रहा था तो इसका मतलब किसी ने गांव वालों की शुद्धता पर कील ठोंकने की कोशिश की है। वो वापस महल पहुंचा और अकबर को सारी बातें सुनी। अकबर की भौहें जोर से झुकी। मुझे इस बात की पूंछ पकड़नी ही होगी। कौन हमारे राज्य की श्रमशील जनता की साख मिटाने की कोशिश कर रहा है? उसने गुरुदत्त की ओर देखा, पर गुरुदत्त का चेहरा तिरस्कार में कड़ा हो गया। जहांपनाह, उसने कहा, यह तो स्पष्ट है। कुछ अधिकारी हैं जो हमारे शासन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उन्हें सबक सिखाना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, पहले सब सच्चाई का पर्दाफाश करते हैं, फिर सजा दे। मैं एक छोटा सा प्रयोग करना चाहता हूं। अगले दिन बीरबल ने महल में एक बड़ा आयोजन रखा। उसने दरबार को जगमगा दिया और आदेश दिया कि गांव वालों को भी बुलाया जाए। गांव के लोग ये देखकर डर गए, पर बीरबल ने आश्वासन दिया कि उन्हें इस सभा में सम्मान के साथ बैठाया जाएगा। अकबर ने भी तख्ती से कहा, जो जो लोग हमारे राज्य की इज्जत से खेलेंगे उन्हें सामने आना होगा। गुरुदत्त की आंखों में चमक थी। वो इस सभा को स्वयं की शोभा दिखाने का मौका समझता था। बीरबल ने मंच से कहा, आज हम देखने आए हैं कि कौन बंदरगाह पर हमारे साथ खेल रहा है। हमने गांव वालों को बुलाया है ताकि जो सच है वो खुलकर बोले, पर एक विशेष नाटक भी दिखाया जाएगा। उसने चित्र की नकल मंच पर रखवाई और कहा, उस चित्र में जो चेहरा है उसे कौन पहचानता है? रुक्मिणी आगे आई और जोर से बोली, ये मेरी मां है। और सबकी आंखें नम हो गई। फिर बीरबल ने असाधारण चाल चली। उसने महल के गुप्त कोठे से वही अदा शैली वाली वस्तुओं को निकालकर जनता के सामने रख दिया जो गांव में पाई गई थी। वे वस्तुएं थोड़े जतन से सजी हुई थी और उनमें वही मिट्टी की खुशबू थी। किंतु साथ ही उसने महल के उन कुछ सीनियर अफसरों की सूची भी पढ़ दी जो पिछले कुछ समय में गांव के निकट से गुजरे थे, और कहा कि हम आज एक छोटा सा खेल खेलेंगे। किसी भी व्यक्ति जो इन वस्तुओं को अपनी वस्तु मानता है वो आगे आए और बताएं कि उसने कहां से इन्हें पाया। गुरुदत्त, जो अब घबरा गया था क्योंकि कुछ सुराग उसके दायरने के भीतर जा रहे थे, उसने तुरंत कहा, मैं ये सब वस्तुएं अपने पास से सुरक्षित करवा सकता हूं, पर इन्हें दिखाने का समय नहीं है। उसकी झलक से बीरबल समझ गए कि गुरुदत्त के मन में कुछ विश्वासघात की संभावना थी। पर बीरबल ने शांति से कहा, जहांपनाह, अगर कोई सीनियर अंश यहां है तो उसे सामने आना चाहिए, क्योंकि आंख देखकर ही तो सत्य परखा जाता है। पर यदि कोई झूठ बोलता है तो समुचित सजा होगी। जैसे ही बीरबल ने मंच पर उसी व्यापारी हनुमान चाचा को बुलाया और कहा कि वो बताएं कि किन अफसरों ने गांव का दौरा किया, हनुमान चाचा ने कुछ नाम बताए, जिनमें एक नाम बार बार उभर कर आया। सिन्हियों की टोली में एक उच्च अधिकारी दामोदर सेन। दामोदर सेन अकबर के एक भरोसेमंद नौकर सा था। ताजुब था कि वो कैसे इसमें फंस सकता था, पर बीरबल ने सावधानी से सारा खेल रचा था। उसने पहले दामोदर को तलब किया और उसके सामने वही पैकेट खोल दिया जिसमें वह त्रिशूलाकार मूंगा था, और कहा, अगर तुमने ही इन वस्तुओं को गांव में रखा है तो बताओ, वरना सच सामने आ जाएगा। दामोदर के चेहरे पर भय आया। उसने हकलाते हुए कहा, मैंने ऐसा नहीं किया। पर कल रात मैंने कुछ अजनबी को महल के पीछे देखा था। वो किसी अनुभवी व्यापारी की तरह था। उसकी झिझक ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। पर इसी बीच बीरबल ने महल के प्ररिलेखों की जांच कराई और पाया कि वही रात में एक आधी शहर वाली गाड़ी महल की ओर निकली थी और उस पर एक छोटा सा डाकिया नाम अंकित था,
गुरुदत्त। बीरबल की आंखें चमकी। उसने शांति से कहा, अकबर, कुछ सुराग गुरुदत्त की ओर इशारा कर रहे हैं, पर हमें प्रमाण चाहिए, निंदा नहीं। अकबर का तपता चेहरा कठोर हो गया। उसने तुरंत गुरुदत्त को बुलाया। गुरुदत्त खुद को निर्दोष बताता रहा, पर बीरबल ने अगले कदम में एक चाल चली। उसने महल के तमाम डाकियों और एजेंटों को बुलाकर कहा कि वे उन रातों की सभी अदायगी लिखितियां, हस्ताक्षर और रसीदें दिखाएं। जैसे ही दस्तावेज खोले गए, एक छोटी सी रसीद सामने आई। उस पर लिखा था कि गुरुदत्त ने विशेष रूप से कुछ वस्तुएं गांव तक पहुंचाने का आदेश दिया था, पर रसीद पर जो हस्ताक्षर थे वे गुरुदत्त के नहीं, बल्कि उसकी ही लेखन शैली की नकल थी। गुरुदत्त के चेहरे पर पसीना छा गया। जालंग ना हुआ कि कौन उसे फंसा रहा था। उसने गरज कर कहा, यह झूठ है, मुझे बदनाम किया जा रहा है। पर बीरबल ने ठंडी ठंडी आवाज में कहा, जहां पनाह, जब तक पुख्ता प्रमाण न हो, हम किसी पर आरोप नहीं लगाते, पर जो भी दोषी है उसे सबके सामने आकर सच मानना होगा। बीरबल ने तब एक और चाल चली। उसने गुरुदत्त के कुछ खास नौकरों को अलग कर बुलाया और उनसे कहा कि वे अपनी आंखों से बताएं कि किसने वस्तुएं रात में रखी। एक महसूसपुरी जांच कर एक नौकर ने हल्के स्वर में कहा, मुझे याद आया कि उसी रात एक आदमी महल के पीछे आया था। उसकी चाल में कोई असरदारपन था। उसने गुरुदत्त की आवाज की नकल की, पर मेरे मन में शक गुरुदत्त पर नहीं, पर किसी दूसरे की चाल में था। वो नामो निशान नहीं बता पाया, पर उसकी हिचक ने सबको सोच में डाल दिया। बीरबल ने फिर जांच को बढ़ाया और पाया कि जिस रसीद पर हस्ताक्षर था वो असल में गुरुदत्त की समान लिखावट की नकल थी, पर उसमें एक छोटा सा अंतर था। एक विशेष अंगूठे का निशान और स्याही की एक बूंद जो उस स्थान पर पड़ी थी जहां गुरुदत्त कभी मग्गा से लिखते थे। बीरबल ने उस बूंद को ध्यान से देखा और फिर महल के बंद कोठों के एक कोने में रखा हुआ वही दिखा, और वहां गुरुदत्त की चिट्ठियों के साथ एक कदमक दम पर गुप्तलेखन का उपकरण मिला। पर उपकरण के साथ एक और वस्तु भी मिली, एक छोटी सी माला जिसमें वही रंगीन मोतियां जड़ी थी, पर उस माला के पीछे एक झूठे नाम के साथ एक छोटा सा धागा जुड़ा था, और उस धागे पर गांव की मिट्टी के कण चिपके हुए थे, वही मिट्टी जो चित्र में दिखती थी। ये सब देखकर अकबर ने घबरा कर पूछा, तब कौन ये सब कर रहा था? गुरुदत्त के चेहरे पर पलकें झपकी, पर बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, यह सब साबित करता है कि कोई महल के अंदर से कोई योजनाबद्ध चाल चला रहा था, पर असली गुनहगार कोई अंदर का आदमी नहीं, बल्कि एक अंदर ही भीतर काम करने वाला था, जो गुरुदत्त के नाम का उपयोग कर रहा था ताकि गुरुदत्त पसीने में पड़ जाए। बीरबल ने सबको चौंकाते हुए कहा, उसका नाम है कन्हैयालाल, जो गुरुदत्त की ही करीबी किताब लेखक की तरह दिखता है। सभी आश्चर्यचकित हुए। कन्हैयालाल तो लंबे समय से गुरुदत्त के साथ काम कर रहा था। उसने कभी नजर में भी अपनी चाल दिखाई नहीं थी, पर बीरबल ने ठोस सबूत के साथ उसे पकड़ लिया। कन्हैयालाल के पास वही नकल करने वाला उपकरण मिला, साथ में कई नकल रसीदें और वही मोती की माला जिसका धागा गांव की मिट्टी से सना हुआ था। उसने कबूल किया कि वह पिछले कुछ महीनों से गुरुदत्त को बदनाम करके अपने स्वार्थ के लिए महल के किसी हिस्से को नियंत्रित करने की सोची थी, और गांव का शोषण करके वो खुद लाभ कमाना चाहता था। वहां तक कि उसने गांव में नकली चैरिटेबल पैकेट भी भेजे थे ताकि गांव वालों की साख खराब हो, और उसने बॉक्स में वो तस्वीर भेजी थी ताकि अकबर का ध्यान गांव की ओर जाए और वहां से अफवाह फैल जाए। उसकी योजना थी कि जब अकबर गांव वालों की ओर छापा मारे तो वो गुरुदत्त पर कठोरता दिखाकर अपने पद को ऊंचा करे, पर बीरबल की सूझबूझ ने सब कुछ पलट दिया। अकबर का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गया। कन्हैयालाल, तुमने इतनी साजिश क्यों की? कन्हैयालाल का मन पिघल चुका था। उसने फटफट कबूल कर लिया कि भय और लालच में उसने ये काम किया था। उसने कहा कि उसने गांव वालों के दुख दर्द का मजाक उचटाकर अपने फायदे के लिए सब गड़बड़ कर दी थी, पर अब उसे पछतावा था।
अकबर ने कठोर आवाज में कहा, तुमने हमारे राज्य के लोगों की इज्जत पर वार किया, पर सजा देने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि कैसे इन्हें माफ किया जाए और किस तरह उनकी सहायता हो। बीरबल ने बीच में आकर कहा, जहांपनाह, सजा और दया दोनों साथ होनी चाहिए, क्योंकि सजा से शिक्षा मिलती है और दया से सुधार। अकबर ने ठान लिया कि कन्हैयालाल को सार्वजनिक रूप से कटघरे में रखा जाएगा, पर साथ ही उसे गांव वालों की मदद करने के लिए आदेश दिया जाएगा। उसे स्वयं गांव जाकर अपना अपराध मानकर गांव वालों से माफी मांगनी होगी और चोरी छिपे रखी गई वस्तुओं की भरपाई करनी होगी। गुरुदत्त की साख को बहाल करने के लिए अकबर ने मंत्री को आदेश दिया कि वो सार्वजनिक रूप से गुरुदत्त के प्रति माफी मांगे, क्योंकि वह भी इस साजिश का शिकार हुआ था। अंत में उपहार के पीछे छिपा सच। कोई दिन बीतते ही गांव में शांति लौट आई। कन्हैयालाल ने अपने कार्य का पश्चाताप करते हुए गांव की मदद करने का ऐलान किया। उसने गांव के स्कूल का निर्माण कराया, खेतों के नाले बनाए और जिन परिवारों ने दुख सहे थे उनकी सहायता की। रुक्मिणी और उसकी मां की इज्जत बहाल हुई। अकबर ने स्वयं उनकी रक्षा की घोषणा की और उन्हें महल से अनाज और कपड़े प्रदान किए। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि जिसने वो छोटी सी तस्वीर भेजी थी वो कोई और नहीं थी। कुछ हफ्ते बाद तभी एक बूढ़ी स्त्री महल में आई। वो रुक्मिणी की मां थी, पर अब उसका चेहरा शांत और सशक्त दिख रहा था। उसने अकबर के चरणों में झुककर कहा, जहांपनाह, वो चित्र मैंने इसलिए भेजा था क्योंकि मैं चाहती थी कि आप जाने। कुछ लोगों ने मेरी सच्चाई पर धब्बा लगाया, पर जब मैं देखती हूं कि आपका दरबार किस तरह ने न्याय दिया है, तो मेरी आंखों में आंसू है। मैं अब चाहती हूं कि आप ये जान ले कि आप जैसे राजा के होते हुए हमारी गांव की गरिमा सुरक्षित है। अकबर की आंखें नम हो गई। उसने कहा, तुम्हारे जैसे लोगों का भरोसा हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहांपनाह, उपहार ने दरबार में हंगामा मचाया, पर वही हंगामा सत्य और दया का मार्ग भी बन गया। उपहार हमें यह सिखा गया कि बिना जांच के किसी का नाम बदनाम न किया जाए और कि दया और न्याय साथ साथ होना चाहिए। सीख और मोरल। बीरबल ने दरबार में खड़े होकर बोला, जहांपनाह, एक छोटा सा उपहार कभी कभी बड़ा सवाल उठाता है, पर बुद्धिमत्ता और धैर्य के साथ सवाल का हल ढूंढना चाहिए। कुछ लोग लालच और ईर्ष्या से दूसरों की इज्जत मिटा देते हैं, पर सच की जांच, सहनशीलता और इंसानियत उसे वापस जोड़ देती है। न्याय की आग बिना दया के कठोर होती है और दया बिना न्याय के कमजोर। असली शक्ति वही है जो दोनों को साथ लेकर चले। अकबर ने सबको आदेश दिया कि गांवों के प्रति और अधिक संवेदनशीलता रखी जाए। राज्य के अधिकारी लोगों की रक्षा करें और किसी भी आरोप की जांच शांत और निष्पक्ष तरीके से ही करें। गुरुदत्त की साख बहाल हुई। कन्हैयालाल ने अपने कर्मों की कीमत चुकाई और गांवों के लोगों की मदद की, और रुक्मिणी का परिवार अब सुरक्षित और सम्मानित था। दरबार में उस दिन से वे सभी लोग जो कभी दूसरों को जल्दी में दंडित कर देते थे, उन पर एक नई सीख अंकित कर गए कि कोई उपहार चाहे कितना भी छोटा या अजीब क्यों न हो, उसकी वजह से किसी की इज्जत को कुचलना न्याय नहीं होता। और बीरबल, वो फिर भी अपनी शांत मुस्कान के साथ बैठा रहा, क्योंकि उसे पता था कि कभी कभी एक मुस्कान, एक तुरंत पूछा गया सवाल और थोड़ा धैर्य, वे सब मिलकर हजारों झूठों को उजागर कर देते हैं। छोटी पर अहम बातें। मॉरल, संक्षेप में। 1. किसी पर बिना जांच के आरोप न लगाइए। अफवाहें लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। 2. न्याय में दया भी जरूरी है। दंड से शिक्षा मिलती है, पर दया से परिवर्तन होता है। 3. लालच और ईर्ष्या कई बार इंसान को अंधा कर देती है। सच्चाई का सामना करने में ही असली बहादुरी है। 4. छोटा उपहार भी बड़ी कहानी खोल सकता है, इसलिए हर उपहार की कहानी समझने की कोशिश करें। और आखिर में अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, आज तोहफा सच में मुझे सिखा गया कि कभी कभी सबसे बड़ा तोहफा समझदारी और इंसाफ ही होता है।
बीरबल ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह वही सबसे अनमोल तोहफा है जिसे दिल से दिया और दिमाग से समझा जाए।